बैल कहीं का, शांति से रहा करना, ओवर एडवांस खाए बनता है। बैठ गए लोग। इससे पहले के क्लास में हम आपको संसद के बारे में बता दिए थे ना। संसद में हम आपको आर्टिकल कहां तक बताए थे? 89 में किस चीज की चर्चा थी? अध्यक्ष, सॉरी सभापति उपसभापति, 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसके आगे बताना था। जल्दी जल्दी बैठ जाओ बाबू, कहीं कहीं एडजस्ट हो जाए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हाँ जी, ये किस सदन में बैठता है? मतलब आप क्या चाहते हैं? अध्यक्ष लोकसभा में बैठे, उपाध्यक्ष राज्यसभा में। हल्ला नहीं करो। वो फिजिक्स का बैच तो है ही जी आप लोग का। हल्ला नहीं करो। बकलोलवा कोई क्वेश्चन है पूछने दो, हल्ला नहीं करो, बोलो। उपाध्यक्ष सांसद के रूप में बैठे रहते हैं, नहीं वो उपाध्यक्ष के रूप में बैठे रहते हैं। और अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों सांसद होते हैं, लेकिन वो किस रूप में बैठे रहते हैं? अध्यक्ष रूप में। मंत्री भी सांसद होते हैं, लेकिन किस रूप में बैठते हैं? मंत्री रूप में। प्रधानमंत्री भी सांसद होते हैं, किस रूप में बैठते हैं? प्रधान। आप रूप से क्या समझ रहे हैं? मेकअप करके। देर फाउंडेशन के चक्कर में मत पड़ बाबू, तोरे घाटा हो जाएगा। तुम्हारे पैसा का फाउंडेशन लगा के गोर हो जाएगी, फिर तुम्हारे साइड कर देगी, और उसके बाद तुम्हारे कह देगी कि तुम मेरे लायक नहीं। आगे देखिए, इधर 545, इधर 245। यहां इसकी अध्यक्षता को करने के लिए यहां एक बड़का कुर्सी लगा रहता है, चौकी बराबर। इस पर रहता है अध्यक्ष, इसके नीचे में एक छोट चौकी रहता है उपाध्यक्ष। अब लाइन से इसे कुर्सी रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया। इधर एक बड़का कुर्सी सभापति, छोटका कुर्सी उपसभापति, बाकी लोगों के लिए सदस्य। बाकी सदस्य लोग हो गए, लोग भूया पे नहीं बैठता है, कुर्सी बैठता है। तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनका क्या सोचना था कि अध्यक्ष को इधर बैठाओ, उपाध्यक्ष को इधर, तो मैंने सभापति को इधर इस साइड में बैठाएगा। बैल है तुरे। ये बताओ, तोरे बियाह में साबलिया को बीच बराती में बैठा देगा, कैसा लगेगा? अरे भाई, जो मेन लोग है उसको अलग कुर्सी देगा ना, ऐसा ही सबके बियाह पे खटिया बैठा देता है सब। क्या गलत करता है बताइए? ऐसा है सब लड़का सब में। लेकिन एक चीज खराबी होती है, पता है क्या? वो किसी चीज को अरेंज अच्छा से नहीं कर पाते। लड़की सब किसी चीज को बहुत अरेंज करके रखते हैं। लड़की सब जिस लॉज में रहेगी सब, उन सब का रूम लगेगा जैसे LIC का ऑफिस है। लड़का सबका लगता है शमशान है। अरे लड़का के कुर्सी पर ही थाली पड़ल है, उसके बेड पर जूठा चम्मच रहेगा, हो जा तेल रहेगा, ओकरा जब बाल झाड़ना रहेगा तो को जाए कंगिया कहाँ रे। उस सब का एकदम फिक्स रहता है। बाढ़ में गया कॉपी किताब पहले। आगे चलिए, अब आगे हम लोग समझते हैं। हाँ, राष्ट्रपति बुलाते हैं, उन्हें सदस्य के रूप में शपथ दिलाते हैं और उनको डिप्यूट कर देते हैं। ये आपको अभी आर्टिकल 99 में पढ़ा देते हैं, संसद सदस्य की सदस्यता के बारे में। ठीक है, हम लोग अभी जहां तक देखे थे उसके आगे देखिए। 89 में सभापति था, और 89 से 92 तक सभापति के बारे में अन्य चर्चाएं थी जो आपको हम बता दिए थे, लेकिन उसे आर्टिकल के हिसाब से याद रखने का मतलब है कि अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा बर्डन डालना। जैसे कहेगा कि किस, अब ये थोड़ी पूछेगा किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि जब सभापति या उपसभापति के हटाने का प्रस्ताव संसद में विचाराधीन रहेगा तो वो पदेन नहीं रहेंगे। अरे ऐसा आर्टिकल से थोड़ी पूछेगा, बस वही पूछेगा किस परिस्थिति में सभापति पदेन नहीं रह सकते।
जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन रहे तब ये क्या रह सकते हैं? नहीं रह सकते यहाँ पे। और इसके बाद 93 में भी यही बात बोला गया है। किसके लिए बोला गया है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। अब अध्यक्ष की हम सारी शक्तियां बता दिए थे ना। विदेश जाने वाले मंत्रियों का नाम कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। विदेश जाने वाले मंत्री का राष्ट्रपति, और संसद सदस्य का अध्यक्ष कौन करते हैं? अध्यक्ष। यदि कोई सांसद फर्जी तरीके से आया है, इसकी चर्चा 101 में है, हालांकि अभी कर देते हैं, तो इसको आर्टिकल के हिसाब से नहीं याद रखिएगा। 395 अनुच्छेद में आर्टिकल सारे पढ़ने आपको सब है, लेकिन सारे आर्टिकल्स याद नहीं रखने, क्योंकि जो बातें हम आपको बोल रहे हैं वो किसी न किसी आर्टिकल में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सारा आर्टिकल थोड़ी पूछता है जी आपको, नहीं समझे? तो कुछ आर्टिकल्स को साइड में, जैसे कहा गया है कि संसद के सदस्य की कई सारी अयोग्यताएं हैं, जिनमें जैसे अगर वो राज्यसभा, अगर संसद सदस्य है और उसको साथ साथ वो किसी विधानसभा का भी सदस्य है, तो उसे एक जगह से क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र। नहीं दिया तो हटा दिया जाएगा उसको। या वो सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, चुपके से सरकारी नौकरी पर आ गया है, तो भी क्या हो सकता है? हटाया जा सकता है वहां पर। अगर भारत की नागरिकता धोखे से लिया है, फिर भी अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो संसद की जब अयोग्यता रहेगी, अयोग्यता, तो उस आधार पर संसद को संसद में बैठने वाले सांसद को अयोग्यता के आधार पर हटाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को है। लेकिन कई अयोग्यताओं में से एक अयोग्यता होती है जिसे हम कहते हैं दल बदल। आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वो हो जाता है दल बदल। तो दल बदल के आधार पर राष्ट्रपति को शक्ति नहीं है, दल बदल के आधार पर अध्यक्ष को शक्ति है। और राज्यसभा में सभापति, राज्यसभा में सभापति। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चुनाव जीत गया ना, दल बदल नहीं कर सकते। क्या बात करते हो? मतलब तुम बुझा। इसका क्या कहना है? मान के चलिए सर चुनाव जीता। देखो इस सवाल, ये सब एग्जाम वाला नहीं है, ये खटिया पे बैठने वाला क्वेश्चन है। सुनो ध्यान, इसका क्या कहना है? मान के चलिए सर चुनाव जीता, अब तुरंत शपथ तो होता नहीं है, और उसको पार्टी बदल दिया। क्या दिक्कत है? पार्टी बदल के आएगा ना लोकसभा में, बैठेगा ना। कौन मार उनको जल्दी आबे भगाने के लिए? बैठिए, अध्यक्ष आएगा। अध्यक्ष अपने मन से कुछ नहीं करता है, निर्वाचन आयोग अध्यक्ष को क्या करेगी? सलाह देगी कि इस पर दल बदल लगाइए, भगा देगा आपको। समझे? अगर कोई भी व्यक्ति अयोग्य है तो उसकी सिफारिश, अयोग्यता की सिफारिश जब भी करेगा तो निर्वाचन आयोग करेगा। लेकिन बात यह है कि वो सिफारिश करेगा किसको? यदि सामान्य अयोग्यताओं की बात है, नॉर्मल डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, तो निर्वाचन आयोग सिफारिश किसको कर देगा? राष्ट्रपति को। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर हटाना है तो वो सिफारिश किसको कर देगा? अध्यक्ष को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जब सिफारिश कर दे तब अध्यक्ष को खुद थोड़े पता रहता है। आपको क्या लगता है अध्यक्ष इतना जानते रहते हैं? उन लोगों को क्या पता रहता है कि हम अध्यक्ष बन जाएंगे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दल बदल के आधार पर अयोग्य कैसे घोषित कौन करता है? अध्यक्ष। और अन्य मामले पे दल बदल, अन्य मामले पे अगर आपको अयोग्य घोषित करना है तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कोई दिक्कत है किसी को? कौन करते हैं? राष्ट्रपति अयोग्य घोषित करते हैं। दोनों मामले में सिफारिश कौन करता है? निर्वाचन आयोग। दोनों मामले में सिफारिश निर्वाचन आयोग करते हैं। संसद के अध्यक्ष के बारे में देखिए, सभापति उपराष्ट्रपति होते हुए भी ज्यादा शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष को है। कैसे? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है कि नहीं होता है? होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उसके बावजूद जब ज्वाइंट सेशन होते हैं, संयुक्त अधिवेशन, तो संयुक्त अधिवेशन की जिम्मेदारी सभापति को दी जाती है कि अध्यक्ष को? अध्यक्ष को दे दिया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर देता है? अध्यक्ष। जबकि लोकसभा से ज्यादा, लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के तो एक सदस्य ही है ना। जैसे ओम बिरला भी लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष। अमूमन उनका पावर देखिएगा तो वो इसीलिए है कि कोटा से वो सांसद है। लेकिन वेंकैया नायडू क्या है? उपराष्ट्रपति है। वो कहीं के सांसद विधायक कुछ नहीं है, उपराष्ट्रपति। फिर भी जब ज्वाइंट सेशन की बात आएगी तो ज्वाइंट सेशन में क्या होगा भाई, ये बताइए? हाँ, क्या कर लेगा? अध्यक्ष ही उसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जाए। कोई दिक्कत नहीं? जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं उससे सवाल पूछ, आर्टिकल 100 में है वो। आपको जो पढ़ा रहे होते हैं ना, आप या जो पढ़ा दिए वो या पढ़ा रहे हैं उसमें पूछिए। उठा के कोइयों से पूछ देता है, कोरम पूछ रहा है।
अब आगे पढ़ाना है, कोरम ही पूछ रहा है, कोरम तुरंत जो अभी में कोई दिक्कत है तब शांति से रहो, आगे वाला चीज बताइए करेंगे। अभी यहाँ पे शपथ से अभी वो पूछ रहा था, 99 में है शपथ, अभी पूछ रहा है कोरम ये 100 में है, अभी हम अटकल है 93 पे। एक से एक खचरा होता है सब। इसलिए अब इससे होता क्या है ना कि जब कोई अन्य भी क्वेश्चन पूछने वाला होता है तो आदमी को एक प्रीजुडियूस हो जाता है कि जो आगे वैसे पूछेगा। समझ में, जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में पूछो। कहाँ गई खटाई, कोई दिक्कत है? अगला देखते हैं हम लोग, संसद का सचिवालय किसके अंडर में रहता है? अध्यक्ष या सभापति? अध्यक्ष या सभापति? अध्यक्ष के अंडर में रहता है। किसके अंडर में? अध्यक्ष। देखो एक लाइव में पूछ रहा है सर सीएजी क्या होता है? बकलोल तो और हुमच दिया, 148 में है, जहां तहां जा रहा है सब, बताओ सब। आगे देखते हैं ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, 108 में पूरी तरह से डिटेल से बताएंगे। संसद का सारा काम उसका सचिवालय ही देखता है। संसद सचिवालय की चर्चा आर्टिकल 98 में है। सचिवालय जो होता है वो किसके अंडर में रहता है? सचिवालय को सेक्रेटरिएट कहते हैं। ये स्पीकर यानी अध्यक्ष के कंट्रोल में रहता है संसद का सचिवालय। इसमें सबसे बड़ा सचिव कैबिनेट सचिव होता है। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एक मुख्य सचिव भी रहते हैं। अब इसमें कैबिनेट सचिव रहता है, सारे मंत्रियों के ऊपर का वो रहता है कैबिनेट सचिव। सबसे बड़ा सचिव कौन होता है? कैबिनेट सचिव। मतलब समझिए अगर आप 25-30 साल डीएम रहे हैं कहीं इधर उधर अलग अलग डिपार्टमेंट में, तब आपको लेके कहाँ जाएगा? मतलब जो लोग यूपीएससी 30 साल के पहले क्लियर कर लेते हैं, 25 साल से पहले एकदम यंग, उन लोगों को कहाँ लेके जाता है? कैबिनेट सेक्रेटरी में ले जाता है। और ये पूरी तरह सचिवालय किसके अंडर में रहता है? अध्यक्ष के अंडर में रहता है। किसके अंडर में? अध्यक्ष। जितनी भी योजनाएं बनती हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम बनता है, जो डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनता है, तो वो सारा कौन बनाता है? सचिवालय। कौन सी सड़क को बनाना है, कौन से हाईवे को बनाना है, किस डिपार्टमेंट को बनाना है, ये कौन बनाता है? सचिवालय। अभी इस सचिवालय ने कह दिया कि जो बॉयज थे उनकी शादी की उम्र 21 साल थी, अभी गर्ल्स की भी शादी की उम्र कितनी कर दिया? 18 से कितना किया जा रहा है? 1। गवर्नमेंट की एक खराबी कोई चीज वह करने के बाद बताती है। कितना आदमी हो जाएगा अयोग्य में घोषित हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा शादियां जो होती है इसी बीच में होती है, सबसे ज्यादा 18, खास करके गर्ल्स का 18 से 21 के बीच में। गवर्नमेंट किसान विधेयक लाई बिना किसान को बताए, जीएसटी लाई बिना व्यापारी को बताए, एनआरसी लाई बिना नागरिकों को बताए, मैरिज एक्ट ले आ रही है बिना बताए। इससे जानते हैं भारत की वर्ल्ड में रैंकिंग बहुत घट जाएगी, क्योंकि भारत में इतने इस बीच भारत में 40% महिलाओं की शादी 18 से 21 के बीच में होती है। 40%। गांव में तो कोई 21-12 नहीं करने देता। हाँ देखो 23%, सुनो ध्यान से, 23% शादियां आज भी भारत में 18 साल से कम उम्र में होती है, और 40% शादी जो होती है 18 से 21 में हो जाती है। लगभग 63% किस में हो जाती है? इसी में 21 से पहले हो जाती है। अब भारत का रैंकिंग जब बनेगा तो भारत को चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत अपराधी घोषित हो जाएगा सब। कौन सा? 63% सब। आज भी गांव में जो है वो महिलाओं लड़कियों को मतलब ऐसा लगा जाता है कि इसको जल्दी से जल्दी क्या कर दो, ब्याह शादी कर दो, जल्दी से जल्दी। यहाँ पर बहुत जल्दी इंटर मैट्रिक पास की, इंटर से खोजाना चालू हो गया, और वहां से सेमीफाइनल, फाइनल, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक फाइनल। ग्रेजुएशन ज्यादातर लड़कियां ससुराल से पूरा करती हैं, गांव में अगर रहेगी तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कई को देखिएगा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ब्याह हो गया, थर्ड ईयर में एडमिट कार्ड भी साथ रहेगा, एगो बाबू भी साथ रहेगा। चुपचाप भूगोल का चुप रहे, भूगोल के क्वेश्चन होने। अरे ऐसे होता है, बहुत होता है। हाँ आगे बढ़ जाए तो 21 साल कर दिया। चलिए ये सही है। देखिए बात समझिए, इसको सबसे पहले क्या करना है भाई, इसको जागरूक करना है। तो जो जागरूक रहेंगे वो लोग इसके लिए नियम कानून समझते हैं इस चीज को। आज भी पढ़े लिखे लोग जो होते हैं 21 साल से पहले शादी नहीं करते। 21 साल से पहले लड़की का शादी कर देने का मतलब लड़की अपने पैर पे खड़ी नहीं है, जिंदगी भर उसको ससुराल और हस्बैंड के हिसाब से चलना पड़ेगा।
नहीं ज्यादा कुछ अपने पैर पे कहाँ खड़ी हो सकती है, कुछ बोल देगा, सुनो ध्यान से यहाँ पर, और थोड़ा सा पढ़ी लिखी रहेगी, स्टेबल रहेगी, तो वो भी कुछ ज्यादा नहीं बोलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की सबको भी अगर स्टेबल हो गई है तो ही ना कि मुंह में तोप लेके घूमे, हमरा बोलेगा ऐसे ही है। लड़का अगर पीएचडी कर ले, लड़का वैज्ञानिक ये कर ले, आप किसी लड़के को ये कहते नहीं सुनेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन लड़की अगर ग्रेजुएशन भी कर लेती है तो कहेगी हम पढ़े लिखे हैं। एहसान कर दियो, अपने ना पढ़ियो। ये दोनों लोग में थोड़ा ईगो होता है। किसी लड़का को कोई चीज मना कर दीजिए, नहीं करेंगे, तू कभी नहीं कह मना कर दिया। लड़की को कहते हमको मना कर दिया, हमको ना, तू राष्ट्रपति है, हमको मना कर देगा। कोशिका से ज्यादा तो ईगो है। पदेन सभापति खुद को समझते हैं, हमको मना कर दिया आप, नहीं समझा? आगे देखते हैं हम लोग। हाँ तुम्हारे पास तो आइंस्टीन के बाप हो तू, दिमाग कम होता है। आप बाबू पढ़ाई लिखाई में कभी कंपटीशन कर लियो, नहीं होता है। जिन लड़का लड़की को अगर बराबर का अधिकार दिए, आप बराबरी करना चाहेंगे तो आप बराबरी करिए जब दोनों को बराबर अधिकार दिए हैं तब। समझ में? ऐसा थोड़ी होता है कि आपको हर चीज की सुविधाएं मिली है, उसको कोई सुविधा नहीं मिला है। आपके ऊपर कभी भी, उसके ऊपर जब से पैदा हुई है सीबीआई जांच लागल है। कपड़ा पहला ने रेलिंग पे अगर गई है 10 मिनट के जगह आधा घंटा हो गया, कौन सी करी थी रे? तो ओके ऊपर पहले से सीबीआई जांच लगल है। बताइए ये सारा मसौदा कौन तैयार करता है? समझ में आ गया? किसके बाद? कैबिनेट सचिव। कौन तैयार करता है? सचिवालय तैयार करता है। किसमें चर्चा है? 58 में। जीएसटी का पूरा मसौदा कौन तैयार किया होगा? हाँ सचिवालय। जीएसटी का पूरा मसौदा सचिवालय तैयार करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? विदेशी भाषा देखो बकलोलवा, वो अपन यहाँ से तैयार करके लाया रहता नहीं। अजीब आदमी है ये, कह रहा है कि विदेशी मेहमान जो भाषण देता है उसका भाषण कौन तैयार करता है? वो अपने यहाँ से तैयार करके लाया है। मैंने तुम क्या चाहता है कि अगर जो बाइडेन अमेरिका के हैं तो अपन ना तैयार करके लाएंगे? तो ट्रांसलेशन कर रहा है, मतलब उसको हिंदी में कौन करता है? ये कौन सा बड़ बात है? ट्रांसलेटर होता है। ये तो आजकल गूगल आ गया है, ट्रांसलेट कर देता है। माइके लगा रहता है ट्रांसलेशन का, इधर से बोलेगा कुछ और उधर से ट्रांसलेट करके वो बोल देगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये सब कौन सा बड़ बात? इसका कहना है कि वो हम ही लोग तैयार करें भाई विदेश। अब मोदी जी भाषण लिख के ले जाते हैं तो अपना ना लेके जाते हैं। अनुच्छेद 99 में शपथ है, क्या चीज है? शपथ। देखिए संसद सदस्यों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को है, लेकिन इस पे स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने द्वारा किसी चुने गए व्यक्ति द्वारा नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने का काम करेंगे। कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में तो बड़ा सा सिंपल है, क्योंकि राज्यसभा में होते हैं सभापति जो खुद उपराष्ट्रपति के पद पर होते हैं। तो राष्ट्रपति ने किसे शपथ दिलाया है? उपराष्ट्रपति को। तो राज्यसभा में कोई भी आएगा तो शपथ कौन दिला देंगे? उपराष्ट्रपति। सभापति। राज्यसभा में कोई भी आएगा कौन दिला देगा? सभापति दिला देगा। और लेकिन लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में राष्ट्रपति बस एक को शपथ दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर। किसे दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। बुलाते हैं इधर इधर इधर। कितना साल से सांसद है? 25 साल हो गया, हमारा 30 साल हो गया। पता है ना कैसे कैसे क्या होता है? हाँ हाँ पता है, पता है ना, मारधार भी हो जाता है। अरे महाराज सब हम करके बैठे हैं। कहा तुम एक नंबर प्रोटेम स्पीकर है। काय को का कुर्ता फाड़ा। कहा कि महाराज इतना अनुभव है, राजीव गांधी से फाड़ते आ रहे हैं। बच गए मनमोहन सिंह ने तो उन्होंने फाड़ दिए रहते। कहा ये प्रोटेम स्पीकर लायक ठीक है, ये संभाल लेगा अलगे। तो उसको क्या शपथ दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर का। और प्रोटेम स्पीकर बाकी लोगों को क्या कर देता है? शपथ दिलाता। संविधान में स्पष्ट नहीं लिखा है कि प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाएंगे, बल्कि संविधान में आर्टिकल 99 में लिखा है कि राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी व्यक्ति के समक्ष नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। ये शपथ की चर्चा किसमें है? 99। सचिवालय की चर्चा, सचिवालय की चर्चा 100 में है कोरम। 100 में है क्या है? कोरम। क्या होता है कोरम? गणपूर्ति। गणपूर्ति। देखिए लोकसभा में कितने सदस्य? 545। राज्यसभा में 245। तो रटा गया होगा जी आप लोग को, 545 47 हिसाब सुन के। देखिए ध्यान से, इसमें 545 है, इसमें 245 है, लोकसभा और राज्यसभा में। अब जैसे आप ही लोग हैं यहाँ पे, इतने लोगों का क्लास है, ऑनलाइन में भी है ऑफलाइन में भी है, लेकिन कोरम जो होता है, कभी बरसात के समय में अक्सर ऐसा होता था स्कूल कॉलेज में कि आदमी, बारिश हो जाता था स्कूल के टाइम पे, तो कुछ लड़के आ जाते थे और कुछ लड़के नहीं आते थे, तो टीचर डिसाइड करता था क्लास होगा या छुट्टी दे दिया जाए। तो वो किस पर डिसाइड करता था? कोरम पर। किसे डिसाइड करेगा? कोरम पर डिसाइड करता था। समझ में आ गया कि नहीं? किस पर डिसाइड करेगा? कोरम। कोरम को क्या कहा जाता है? गणपूर्ति। कोरम का स्पेलिंग गलती हो गया जी, QUA होता, कोरम होता, कोरम होता। आगे समझिए ध्यान से, कोरम पर डिसाइड किया जाता है किस चीज को? कार्रवाई को। जैसे अगर मान के चलिए बारिश हो रहा है, अब बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए, और लेकिन 70% लड़के आ गए, क्लास होगा कि छुट्टी? 20% आया, हाँ नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डिपेंड करता है कि कितना कोरम है। किसी को कोई दिक्कत? हम लोग के सर थे, वो बूढ़े थे सर, तो एक बार स्कूल में ना, हम लोग का 10 बजे से सरकारी स्कूल चलता है, तो 9 साढ़े 9 बजे से भयानक बारिश होने लगा। कभी कभी बरसात में ना बड़ी भयानक हो जाता है बारिश, आप जा ही नहीं पाएंगे। तो अमूमन आदमी जिसका दूर भी रहता है, कॉलेज 9 बजे निकलता है, जिसका पास रहता है 9:30 में निकलता। 9 बजे से भयानक बारिश हो रहा था और रुका ही नहीं बारिश, तो 11-12 बजे तक कंटिन्यू रहा। टीचर लोग को पहले आना पड़ता है, और टीचर आ गए थे, तो सर हम लोग को जो थे अकेले क्लासरूम में पढ़ा दिए पूरा, क्लास में कोई नहीं बैठा था। हाँ पढ़ा के चल दिए, एकदम पढ़ा दिए वहां पे। बहुत मुडियल टाइप के आदमी थे वो। तो प्रिंसिपल पूछे कि सर क्या कर रहे हैं आप? तो कह रहे हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। तो पहले रिटायर हो गए, अभी पहले के लोग बड़े सिद्धांतवादी थे बहुत। वो कहे कि हम रिटायर होने वाले हैं, 2 महीना में रिटायर हो जाएंगे, 60 साल की उम्र में हम आ सकते हैं। तो ये इतने यंग लड़के हैं, इंटर के क्लास के लड़के हैं, ये नहीं आ सकते हैं, बाहर में जाए सब। ये सब हम लोग दोबारा कहते रह गए पढ़ाने के लिए, तो कहें कि पूरा चैप्टर में किसी को डाउटे नहीं था, खत्म हो गया। डाउट पूछने वाला था कहाँ वहां? कोई नहीं पढ़ा उनसे, कोई उनसे ज्यादा अकड़ता भी नहीं था। पूरा स्कूल एकदम हड़कल रहता था, आएंगे एकदम आराम से, 60 साल के थे, एजेड एकदम, बहुत मन से पढ़ाते थे। बहुत कुछ सरकारी टीचर इतने बेहतरीन मिले हम लोग को, और कुछ इतना खचरा मिला। एगो स्पिरिट पी जाता था, नशेड़ी था, तो उसको हम लोग टीचर की इज्जतों के नजर से नहीं देखते। प्रयोगशाला में सरकार भेजती थी बच्चों को। देखिए आप जब भी लैब में आग जलाइएगा किसी चीज को बर्न करने के लिए, तो मिट्टी तेल से नहीं जला सकते, क्योंकि टेस्ट ट्यूब जो होता है उस पर रीडिंग्स लिखी रहती है। ये जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, इस पे ऊपर रीडिंग्स लिखी रहती है। अगर आप मिट्टी तेल से जलाइएगा तो मिट्टी तेल जब जलता है तो धुआं देता है, तो इस पे रीडिंग काला हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा 4 ml की 5 ml है। तो स्पिरिट से आग लगानी पड़ती है। तो स्पिरिट से जब आग लगाएंगे ना, तो उस वक्त में इसमें धुआं नहीं देता है, तो ये गर्म भी हो जाएगा, रीडिंग भी। वो स्पिरिट में पी जाते थे। हम कहा कि सर प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं। देखिए फिजिक्स वाले सर कराते हैं, इधर बोला, इधर एक झापड़ मार दिया, हाँ झंझना गया। हमरा सिखाएगा तू, हमरा सिखाएगा? सोचा मार दिए हमको यहाँ पर। उसके बाद अजब टाइप के थे वहां पे, तो गलत। अब छोटा लड़का आदमी इंटर में रहता है, उतना बुद्धि नहीं रहता, डर जाता है आदमी, मार और देता है कोई। तो हाँ, तो मोटरसाइकिल से आते थे, उनका पंचर कर दिए थे लंगड़ा प्रकार से। हाँ, शाम को कह रहे हैं कि देखो हम वही थे। सर क्या हो गया सर? कौन खचरा पंचर कर दिया। हम कहे सर काम उम हो रहा है ना, काटी उटी गिरा होगा। ढकेले तो हम कहे हमारा क्लास है। हाँ, अरे भाई आदमी कौन चीज कर सकता। हम उनको कोई ना कहते क्या कि 2 कट्ठा खेत लिख दीजिए हमको। अरे हम तो कहते कि भैया हमको फिजिक्स के प्रैक्टिकल में बहुत मजा आ रहा है, केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल करा दिए, झंझना दिए हमरा।
खाली अपन गांव का बतियाएगा बात, हमारी गांव में ऐसा होगी, गांव में ऐसा। अरे भाई आप जो चीज बता रहे हैं तो आप उसको टॉपिक से रिलेटेड बताइए ना। अब अपने गांव का बात काहे बता रहे हैं? कोरम है तो कोरम से रिलेटेड बात बताएंगे। तो बताइए संसद में भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि नहीं हो सकती? बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है कि जहां सारे लोग बिजी हो सके। तो कम से कम कहा गया है कि कोरम में 10% यानी 1/10 को आप क्या कह सकते हैं 10%। तो कम से कम कार्रवाई चालू करने के लिए 10%। तो 10% का मतलब होता है एक जीरो लगा दीजिए, 54.5 आदमी तो आएगा नहीं, 55 आदमी। तो लोकसभा में कम से कम 55, राज्यसभा में 25, कम से कम कितना रहना चाहिए 55। अगर 55 भी नहीं है, 54 है, तो अध्यक्ष क्या करता है? कार्रवाई को रोक देता है, कहता है कोरम पूरा न होने के कारण सदन की कार्रवाई को स्थगित की जाती है। कि लेकिन क्या अध्यक्ष, इधर कौन बैठता है? अध्यक्ष। क्या अध्यक्ष सदन का सत्रावसान कर सकते हैं? नहीं, सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति। अगर इधर भी अगर कोरम पूरा नहीं है तो सत्र को कौन स्थगित कर सकते हैं? सभापति। लेकिन क्या विघटन कर सकते हैं? इसको सत्रावसान कर सकते हैं, कार्रवाई को क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अगला कोरम पूरा होने तक गण पूर्ति नहीं है। गण मतलब होता है लोग, पूर्ति मतलब पूरा करना। गण पूर्ति के अभाव में सदन की कार्रवाई को क्या किया जा सकता है? स्थगित किया जा सकता है। किसमें चर्चा है? 100 में। तो 98, 99, 100 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे पहले भी आर्टिकल्स थे, हम आपको पढ़ा सब दिए हैं। लास्ट जब क्लास होगा या फिर नेक्स्ट जो पीडीएफ देंगे उसको आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 395 का अनुच्छेद दे देंगे। आप उसमें देख लीजिएगा, जो जो चीजें बताए हैं वो आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, लेकिन हर चीज को आप आर्टिकल्स के हिसाब से नहीं याद रखना। समझ में गया? क्या हो गया बाबू? अच्छा हटो, उसको तबीयत सही नहीं है, निकलने दो उसको। देखो लड़की लोग भी, सबको जब भी कोई दिक्कत हो पहले से इसको इन्फॉर्म हो गया, यहाँ पे आभास हो गया इसको। जाने दो बाबू, हट जाओ। गर्मी हो जाता है कभी क्लास में ज्यादा होने को। वैसे सर 94, 95, 96, 97 बताइए। अभी तो वही बता रहे थे ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल 100। क्या देखते हैं? आर्टिकल 100। देखिए 100 तो देख ली, 101 से 104 तक में आपको संसद का पद कैसे खाली होगा, खाली होगा तो कितना रुपया पेनाल्टी लगेगा, 500 रुपया डेली के हिसाब से जुर्माना लगेगा। ये सब की चर्चा कितना है? 100 लेके 104 तक है। संसदों की निरर्हता अयोग्यता, ये आर्टिकल में आज तक के एग्जाम में ये आर्टिकल नहीं पूछा है। रीजन है, पूछता क्या है? कहेगा कि संसदों को अयोग्य घोषित करने की अधिकार किसे है? राष्ट्रपति। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का अध्यक्ष। दोनों के पीछे सिफारिश कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। तो ये 100 से लेके 104 तक क्या चीज है? अयोग्यताओं की चर्चा है। किसकी अयोग्यता? सांसदों की। कैसे कैसे पद रिक्त होगा, अब आप पढ़ेंगे तो अजीब सा होगा, आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। 101 में क्या कहा है कि किन किन परिस्थितियों में सांसद का पद खाली होगा। परिस्थिति नंबर 1, यदि राज्यसभा, यदि किसी एक सदन का वो पहले से सदस्य है और दूसरे सदन में चुना जाता है तो वह उसे एक सदन की सदस्यता को त्यागना पड़ेगा। नहीं जानते हैं ये बात? वही तो बोल रहा है 101 में। 101 में दूसरी बात बोला है, यदि राज्य विधानमंडल से कोई सदस्य निर्वाचित है और उसी के साथ साथ वो लोकसभा का भी सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे राज्य की किसी एक जगह से क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़े। किसमें? 101 में। ये भी बात आपको पता है। कहा गया है कि यदि वह राज्य विधानसभा का भी सदस्य है और साथ में संसद का भी सदस्य है और किसी का भी त्याग पत्र नहीं दे रहा है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से जो लेटेस्ट चुनाव में जीता है इसी को आधार मानकर अब पुराने वाले से उसे हटा दिया जाएगा। क्योंकि ये मान लिया जाता है कि लेटेस्ट चुनाव लड़ा है, इसका मतलब इसका पहिलका से ज्यादा इंटरेस्ट इस वाले में, तो दूसरे वाले को क्या कर देगा? खाली कर देगा। तो ये सब चीजें आर्टिकल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पढ़े सब है, बट आर्टिकल अगर आप खराब और इंपॉर्टेंट दोनों एक साथ लेके घूमेंगे तो दोनों दिमाग से क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। इसलिए बस इतना समझिए, हम आपको पढ़ा सब दिए, एक भी चीज नहीं छोड़े हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स के हिसाब से जरूरी था
वो आपको जरूर पढ़ा दिए। 100 गलत है आर्टिकल में, गलत पीडीएफ में 100 नंबर गलत है क्या? 1/10 होगा, 1/40 लिख दिया, 1/10 बना लीजिए पीडीएफ में। बैठिए, 1/10 बना लिए, वो गलती से टाइपराइटर का मिस्टेक हो गया, कुछ टाइप कर देता है। बाबू का क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से, कोरम के समय कोई विधेयक पारित हो सकता है। अब बात क्या है समझे में नहीं आया, आप अटका दिए कोरम पर। कोरम से नीचे रहेगा तो कार्रवाई नहीं चलेगी संसद में, सबको घरे भेज दिया जाएगा, स्थगित हो जाएगा। कोरम से एक को ज्यादा है या एक्यूरेट कोरम के बराबर है 55 में, तो संसद की कार्रवाई चलेगी, अब विधेयक पारित हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हुआ भी है ये नहीं, इनका कहना है, बाबू का क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, सही है। कहना है कि अगर मान के चलिए 55 या 60 लोग आए हैं और किसी विधेयक को पारित कराना है, अब विधेयक पास हो गया, बाकी आया, कहा कि हम तो थे ही नहीं, तो अध्यक्ष कहेंगे तेरा दादा के यहाँ नौकर बैठल है आदमी, आया कहीं नहीं। तो राजा बंगला दिया गया है, फ्री में गाड़ी दिया गया है, सिक्योरिटी गार्ड दिया गया, यहाँ एसी दिया गया है, कैंटीन दिया गया, अब कहीं नहीं आ रहा है। पता चला उस तरह से तो कोई भी नहीं आएगा। समझ में गया? जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट को कोरम के लगभग कोरम तक पारित किया गया था 2014 में। 2012 में निर्भया का जो दामिनी या निर्भया रेप केस जो हुआ था, उसमें एक छोटा जो बच्चा था 17.5 साल का, सबसे बड़का आरामी वही था। समझ में गया? अब वही बच गया, क्योंकि उसको 3 साल से ज्यादा सजा नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट है और कहता है कि कोई भी व्यक्ति 16 साल से अगर कम का है, 16 साल से क्या, सॉरी 18 साल से कम का है, कितने साल का? 18 साल से कम का है, तो उसको अधिकतम आप 3 साल की ही सजा दे सकते हैं, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता था कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों को नाबालिग मान लिया जाता है, कितना भी बड़ा अपराध कर दे तो क्या हो जाएगा? 3 साल। तो इस पर जस्टिस वर्मा कमेटी को बैठाया गया, वो रिटायर्ड कोर्ट में जज थे। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ज्यादातर अपराध में जो पेशेवर अपराधी हैं, जिन्हें ये चीज पता है, वो अपराध करने के बाद किसी छोटे बच्चे को हथियार थमा देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक्सेप्ट कर लो। अब उसको 3 साल की ही सजा होती है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, हम ही मारे थे, हम गुस्सा में आ गए थे, ये है वो है। 3 साल बाद वो क्या हो जाता है? छूट जाता है। उसके बाद भी इसको 3 साल तक आप जेल में नहीं रख सकते हैं, बाल सुधार गृह में रख सकते हैं, हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो अब जो निर्भया केस में वो 17.5 साल का था और वो बच गया, तो जस्टिस पूरे देश खून खोल गया, बच गुंज गया, कोर्ट ने बचा लिया वहां पे। वरना उसको इशारा क्या करना है, उसको एक बार कोर्ट में ले जाइए, जो को फांसी की सजा एक बार इशारा कर दो, 1 महीना बिरयानी फ्री, मार दी, इसको मार देता है सब। जेल में ऐसे ही होता है। अगर गवर्नमेंट को मरवाना रहेगा किसी को भी, या अगर आपको सोच लिया गया आपको मरवा देना है, तो 2 ही रास्ते, या तो आपको भाग के इनकाउंटर करा देगा, नहीं तो जेल में डाल दिया जाएगा, जिसे उम्र कैद की सजा है। जेल का खाना, दाल जो होता है ना, दाल पंचुचूर होता है, उसको आदमी बैठ आराम से छोड़ देता है, खाने से पहले थोड़ा सा बैठ जाता है, उसके बाद आदमी चला के खाता है। हम तो यूट्यूब पर अपना एक्सपीरियंस भी सेव किए थे तो उतना अच्छा नहीं होता है। अचार वहां का ठीक ठाक रहता है, अंदर दुकानें रहती हैं, तो अंदर सब दुकानों का सब रहती है। वहां पे चम्मच वम्मच बहुत कमजोर देता है एल्युमिनियम का, वहां पे ज्यादातर चीज वहां खुद से काम करना रहता है। हाथा मिलता है, सैलरी को वहां पे क्या कहा जाता है? हाथा, पैसा मिलता है वहां पे अंदर काम करने का। तो जैसे किसी कैदी को मरवाना है ना, तो क्या कीजिए, दूसरा का कैदी जो जिसको छूटने का कोई उपाय नहीं है, ओकरा से कहिए चल तोरा 1 महीना तक जो बोलेगा तो खिलाएंगे, बाहर से कैंटीन से खाना मंगवाएंगे, हुक दे इनको, हुक देता है सब। यही तो किया था पाकिस्तान वाले ने। भारत के एक व्यक्ति थे सरबजीत, ये आज से 15 से 10-12 साल पहले का मामला है, और वो मामला तो 30 साल पुराना है। 20 साल से 1995-96 में वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए, भारत का बॉर्डर, एक आम नागरिक की तरह। पाकिस्तानी उन्हें पकड़ लिए सब और उनको क्या किए, सब जेल में डाल दिए सब। भारत सरकार बहुत कोशिश की, मनमोहन सिंह की सरकार जो थी उन्होंने बहुत कोशिश किया कि इसको छोड़ाया जाए। अब ये मामला एकदम मुंह पे आ गया था कि अब छोड़ दिया जाएगा, तो क्या किया सब पाकिस्तान वालों ने, कैदिया को समझा दिया। कैदी सब फाइट से मार मार के इतना मारा था, सब सर फूट गया, कोमा में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। और जो मारा उसको ऑलरेडी सजा है, क्या होगा? 2 बार फांसी थोड़े देंगे, वो थोड़ी होता है एक गलती की एक सजा। ऐसा थोड़े होगा कि एक गलती की एक सजा। एक गलती की एक सजा का मतलब समझते हो? यदि हम मर्डर किए तो हमको, अगर हमको मान के चलिए किसी को मारे, हमको 1 साल की सजा हुई, तो उसी सजा को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपको ही मारेंगे तो नहीं होगा, 2 को जोड़ के डबल सजा दे देगा। आपको मारेंगे 1 सजा, इसको मारेंगे 1 साल और जोड़ देगा, इनको मारेंगे 1 साल और जोड़ देगा।
इनको मार देंगे और जोड़ देगा, 5 को सजा दे देगा, गुंडा एक लगा देगा। ये फिल्मों में बता दिया गया, एक गलती की एक सजा। मतलब जैसे समझिए एग्जाम्पल के तौर पे लालू प्रसाद यादव को किस चीज के लिए जेल भेजा गया, चारा गो। सेम केस में जो केस है उसी केस को दोबारा खोल के फिर उसी केस में नहीं भेज सकते। इसका मतलब होता है एक गलती की एक सजा। ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन में आप 10 गो मर्डर कर देंगे तो 1 को सजा होगा, एक दिन में 10 गो करेंगे कंफर्म फांसी दे देगा। कहेगा कि ये मतलब आवेश में आके मर्डर नहीं किया है, खतरनाक आदमी है। ये फिल्मी दुनिया है, एक गलती की एक सजा। ऐसा नहीं हो सकता। हम 2 आदमी को तमाचा मारेंगे तो कहेगा एक गलती की एक के सजा, दोनों को मारेगा, यहाँ पर दोनों के बराबर में सजा देगा, दुगुना मिल जाता है। फिर एक कह रहा है मेरा नाम ले लीजिए, तुम्हारा नाम नहीं पूछे। सुनिए ध्यान से, लाइव वाले सब लोग ध्यान से समझो। लेकिन उसके बाद पूरी देश का खून खोल गया उस लड़के के ऊपर। आप बताइए सरकार को मरवा देना चाहिए कि नहीं? उसको आराम से मरवा देना चाहिए, इन सबको अब बढ़िया से एकदम मार देना। आखिर फांसी की हुआ, लेकिन वो ससुरा छोटका बच गया। और सबसे बड़का कमीना वही था, गाड़ी बस वही रोका था, किडनैप वही किया था, अब बच गया 3 साल पे। ओकरा उसको तो हम सोच रहे हैं कि अगर मिल जाता एड्रेस उड्रेस तो कुछ देश सेवा में हम लोग भी हाथ बटाते हैं अपना। नहीं समझ में आया? हाँ, अरे कुछ नहीं करना, उसको मिलने के लिए सीढ़ी पे बुलाते हैं, यहाँ बैठ छोड़ देते हैं, बस काम खत्म उसका। उसके बाद उसको खोजना पड़ता किधर है, ये भी उसी का आएगा। ऐसे ऐसे जाता वहां पर। तो 3 साल। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि नहीं, यदि जघन्य अपराध हुआ है जैसे हत्या, अपहरण, रेप, एसिड अटैक, डकैती, तो इस उम्र में ऐसे बड़े अपराधों में 16 साल पे ही आपको क्या मान लिया जाएगा? आपको एडल्ट मान लिया जाएगा। लेकिन बताइए निर्भया केस में जो 17.5 साल वाला था, क्या उस पर यह लागू होगा? नहीं, क्योंकि फिर बीच में आ जाएगा आर्टिकल 20, सजा दीजिए अपराध के समय के कानून के हिसाब से, बाद में या पहले के कानून से नहीं होगा। बच गया कि नहीं बच गया? वहां पे बच गया। वहां पे अपराध की सजा ऐसा दीजिए नहीं रूह कांप जाए। सजा कुछ चीजें, हाँ सब में हम ये नहीं कहते कि सारे चीजों में, बहुत बार अपराध जो होता है मतलब आवेश में आके हो जाता है। वो इंसान गलत नहीं, लेकिन आवेश में आ जाता है। लेकिन कुछ जैसे एसिड अटैक, ये आवेश में नहीं आया, यहाँ पर सोचा समझा प्लानिंग है। वहां पर रेप, किडनैपिंग, हत्या, इस सबको एकदम भयानक सजा देना चाहिए। आगे बढ़ जाए तो जस्टिस वर्मा कमेटी का जब रिपोर्ट पारित हो रहा था तो हमारे देश के सांसदों को देखिए केवल गणपूर्ति भर था सब। इतना जरूरी विधेयक को पारित करना था महिलाओं को अपराध से, और गैंग रेप में फांसी की सजा का प्रावधान। पहले फांसी की सजा नहीं थी, जब तक लड़की मरती नहीं है ना, चाहे गैंग रेप हो गया लड़की मरेगी नहीं तब तक फांसी नहीं हो सकता है। लेकिन वर्मा कमेटी की सिफारिश पर कह दिया गया कि अगर गैंग रेप होता है, लड़की मरती भी नहीं है, बच जाती है, फिर भी क्या होगा? फांसी की सजा होगी। बेहतरीन था जस्टिस वर्मा कमेटी, एकदम बेहतरीन वहां पे। तो वर्मा कमेटी की रिपोर्ट किस तरह से पास किया? गणपूर्ति के आधार पर। आप सिंसियरिटी का लेवल देखिए इन गधों का, मतलब गजब बात करता है। शपथ लेने सब जाएगा सब। आगे बढ़ जाते हैं तो ये आपका गणपूर्ति वगैरह समझ में आ गया कि अपराध क्या है। ये पूछ रहा है सर दामिनी वाला मैटर क्या था, तुम 2012 के बाद पैदा हुआ है क्या? यह पूरी दुनिया को हिला के रख दिया वो केस, और ये पूछ रहा है कि क्या मैटर है। आगे बढ़ जाता है। अब इसके बाद जो आर्टिकल्स आता है इंपॉर्टेंट, उसमें 108, 109, इसके बाद कंटिन्यू इंपॉर्टेंट है कहां तक? 108 से लेकर कंटिन्यू 148 तक इंपॉर्टेंट है, एक भी गैप नहीं। पूरा का पूरा क्या है? एकदम कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। 108 में क्या चीज है? संयुक्त अधिवेशन। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में 500, राज्यसभा में 200। देखिए संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 108 में इसे हम ज्वाइंट सेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति के। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करते हैं?
अध्यक्ष करते हैं। देखिए ये 3 कंडीशन में बुलाया जा सकता है। किसी एक सदन द्वारा किसी पारित विधेयक को दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे, क्या कर दे, मानने से इनकार कर दे, या किसी एक सदन द्वारा दिए गए सुझाव को दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे, या किसी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 महीने से ज्यादा के लिए अटका दे। इन 3 कंडीशनों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। कितने कंडीशन? 3। सलाह मानने से इनकार कर दे, पारित विधेयक को पारित करने से इनकार कर दे, सलाह इनकार करे, पारित न करे, या 6 महीने से ज्यादा अटका दे। 3 कंडीशन याद रहेंगे आप लोग बाउंड्री से ना, कोई दिक्कत? कितने हो गए बताइए? तीनों का ना कितने कंडीशन में आ सकते हैं? कौन कौन? ठीक है, सलाह ना मारे, पारित न करे, 6 महीने से ज्यादा अटका दे। तो इन 3 कंडीशन पे क्या लाया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तीनों पे क्या बुलाया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? संयुक्त अधिवेशन 3 कंडीशन पे, यहां तीनों लिख दे। पहला कौन सा है? सलाह नहीं माना, दूसरा पारित नहीं किया, और नहीं तो 6 महीने से ज्यादा के लिए अटका दिया, 6 महीने से ज्यादा के लिए अटका दिया। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्ष। कौन करते हैं? अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में दोनों को साथ बैठना पड़ता है। किसको किसको? लोकसभा प्लस राज्यसभा। जब दोनों साथ बैठता है तो 790 हो जाता है। क्या हो जाता है? 790। और विधेयक पारित जब करना है तो पारित करने के लिए 395। क्या होना चाहिए? 395। ये बताइए लोकसभा के पास अकेले कितना है? जब 7 बैठेगा तो 545 और 245 कितना हो जाएगा? 790। कितना हो गया? 790। और 790 का आधा 395, 790 का आधा 395। पास हो गया कि नहीं हो गया? और उसके भी अध्यक्षता कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अध्यक्ष। लेट सपोज मान के चलिए सुनिए कैसे अध्यक्ष की मनमानी चलती है लोकसभा की। ओम बिरला साहब है, किसी विधेयक को लेकर विवाद हो गया, जैसे अभी ये जो मैरिज एक्ट वाला विधेयक है, इसको लेकर क्या हो गया? विवाद हो गया। इस विवाद में लोकसभा चाहती है पास कर दे, राज्यसभा चाहती है नहीं पास करे। ठीक है, अब क्या आएगा? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कहां का है? लोकसभा। लोकसभा चाहती है पास करना, और राज्यसभा क्या करेगा? विरोध। कितने हैं सब? राज्यसभा में 245। सस्पेंड करने का अधिकार किसको है? अध्यक्ष। 245 को सस्पेंड कर दे, भागो लोग यहाँ में, न तो इनसे जोरन भर का छोड़ दे, न तो हल्ला करेगा सब थे ही नहीं। मान के चलिए 245 राज्यसभा वाला है सब ना, 150 को सस्पेंड कर दो, जाओ यहाँ पे। अब बच्चा सब कौन सा? लोकसभा वाला। पारित नहीं करा लेगा सब। तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की क्या चलती है? मनमानी चलती है। हमेशा से लोकसभा को क्या दिया गया है? शक्ति दिया गया है। लोकसभा को शक्ति दिया गया है। समझ में गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? 3 कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। पहला महाभियोग। अगर महाभियोग ले आना है तो आप कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते। धन विधेयक पर आप संयुक्त अधिवेशन नहीं ला सकते हैं। संविधान में अगर संशोधन करना है तो संशोधन के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। किसी को कोई प्रॉब्लम? महाभियोग पे संयुक्त अधिवेशन आएगा? नहीं आएगा। बोलो जल पड़ा। धन विधेयक की चर्चा 109 में है। कहा गया है कि भाड़ में जाए राज्यसभा, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। स्पष्ट बोला है 109 में। धन विधेयक के बारे में स्पष्ट बोला है, भाड़ में गया रोज से, तुमसे हमें मतलब नहीं। धन का मामला है, तुम मत टांग मत लड़ाओ। समझ में गया? राज्यसभा की कोई पावर नहीं है धन विधेयक में। ऐसे खड़े कहता है दम है तो रोक लो, क्योंकि लोकसभा अगर पास कर दिया तो 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो राज्यसभा लेके उसको 14 दिन तक देखते रहेगी, कितना हसीन विधेयक है। समझ आ गया? पास हो गया, कुछ नहीं कर सकता है। राज्यसभा को कोई पावर नहीं है, इसलिए कहा गया है कि इसमें संयुक्त अधिवेशन आएगा ही नहीं। और महाभियोग और संशोधन में कहा गया है कि दोनों सदनों को अलग अलग पास होना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा चुका है। 1961 दहेज खत्म करने के लिए, 1978 बैंकिंग सुधार के लिए, 2001 में पोटा अधिनियम दहेज उन्मूलन के लिए,
और यहां पर बैंकिंग सुधार के लिए, और इसमें पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा के लिए लाया गया था। कितनी बार अब तक संयुक्त अधिवेशन? तीनों संयुक्त अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तीनों संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बड़े उम्र के थे अटल बिहारी वाजपेयी। तीनों संयुक्त अधिवेशन में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। दहेज उन्मूलन के लिए यह कानून लाया गया था। क्या दहेज खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। बैंकिंग सुधार में तो बहुत सारा सुधार हुआ भी। सिंगल विंडो सिस्टम आ गया, राष्ट्रीयकरण हो गया। बैंकिंग में तो अब सिंगल विंडो सिस्टम हर जगह। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है, पहले क्या था कि एगो खिड़की रहती थी जमा करने वाली, एगो खिड़की रहती थी पैसा निकालने वाली। तो कभी ससुरा खाली निकालने वाला पे भीड़ है, जमा करने वाला खई नहीं बना रहा। आज तो कोई जमे नहीं कर रहा है, समझ में गया? लगन में खाली निकाल रहा है सब। अब वही देखेंगे जब बिक्री का टाइम आएगा कभी, तो खाली लोग जमा कर रहा है, कोनो निकाल ही नहीं रहा है, आराम से बैठल है। बैंकिंग सुधार आया तुरंत, सिंगल विंडो सिस्टम, तुम ही जमा करेगा तुम ही निकालेगा, सब में जमा कर दो सब में निकाल लो। अब कोई ऐसा है कहेगा कि हम नहीं जमा करेंगे? अभी ना कि मैनेजर में घुस जाए, खान सर बोले सब जमा करेगा, ले जमा कर, रख लेगा अपने। आगे का क्लास मंडे को देखेंगे। टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे लोग। इसको एक लंबा हिस्सा हो गया है, इसलिए टेस्ट लेना भी जरूरी है। अगला क्लास मंडे को।